everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the physics class 9 ICSE board. The name of chapter is Law of Motions. In this video today discuss about the some example of second law of motion in daily life. तो कल हम लोगों ने सेकेंड लॉ को देख लिया था. सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था, एक बार जस्ट रिमाइंडर कर लेते हैं. तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार कि जो मोशन होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, उस पर अप्लाइड फोर्स के और चेंज इन मोमेंटम के. ठीक है, सो यही बताया था न्यूटन ने, जहाँ पर हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था F=ma. ये था हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ. और इसको हम लोगों ने टर्म में भी निकालने की कोशिश की थी कि हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ को मोमेंटम चेंज इन रेट ऑफ मोमेंटम के बेसिस पे कैसे निकाल सकते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा था. तो चलो आज हम लोग किससे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. आप लोगों ने बेटा एग्जांपल की बात करूँ मैं, तो आप लोगों ने देखा होगा पहला एग्जांपल है यहाँ पर कि वाइल कैचिंग अ बॉल द क्रिकेटर विदड्रॉ हिज हैंड अलॉन्ग विद द बॉल. आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी आप लोगों ने जो क्रिकेट खेला होगा, तो जब भी कोई फील्डर जो होता है वो बॉल को कैच करता है तो वो उसको नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से लेकर आता है. ऐसा क्यों करता है वो? ठीक है, जब भी वो बॉल को कैच करता है तो ऐसा तो लिया नहीं रहता है, उसको कैच करने के बाद उसको थोड़ा सा नीचे डाउनवर्ड लेके आता है. ऐसा क्यों करता है? ऐसा वो इसलिए करता है, इसमें भी न्यूटन का सेकेंड लॉ हमारा काम करता है. इफ़ अगर क्रिकेटर जो है ऐसा ना करे, ठीक है, उस अपने हैंड्स को नीचे ना लाए, और तो क्या होगा कि बॉल जो है वो उसके हाथ पे टच कर जाएगी और उसका हाथ जो है वो जर्क हो जाएगा. तो ऐसा इसलिए करता है ताकि उस बॉल के टाइम को वो बढ़ा दे, वो बॉल का जो आने की वेलोसिटी है उसको घटा दे और उसके टाइम को बढ़ा दे. इस वजह से वो जो है बॉल को आसानी से फिर कैच कर पाते हैं. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ इफ़ द क्रिकेटर डज नॉट पुल बैक हिज हैंड एंड स्टॉप द बॉल एज सून ही टच हिज हैंड इज़ यूजेस वेरी लिटिल टाइम. ठीक है, बहुत कम टाइम लगेगा उसको स्टॉप करने का बॉल में. इसी वजह से क्रिकेटर जो होते हैं उस पर फोर्स लगा करके, ठीक है, उसको टाइम को बढ़ा देते हैं. टाइम इंटरवल बढ़ जाता है तो वो आसानी से बॉल को कैच कर पाते हैं, नहीं तो चोट चपेट लगने का खतरा ज़्यादा होता है. ठीक है, अब है दूसरा चीज़ है कि एथलीट जो होते हैं ऑफन लैंड्स ऑन सैंड आफ्टर टेकिंग हाई जंप. आपको पता है कि जो एथलीट्स होते हैं जो बड़ी बड़ी लॉन्ग जंप क्रिएट करते हैं, सो आपको देखा होगा उसके लिए अब जो जहाँ पर उनको जंप करना होता है वहाँ पर सैंड बिछी होती है, रेत बिछी होती है या फिर फोम बिछा होता है. ऐसा क्यों बिछा होता है? ताकि उनको चोट ना लगे. तो अगर वो क्या करते हैं, व्हेन एथलीट लैंड फ्रॉम द हाइट ऑन अ हार्ड फ्लोर, अगर एथलीट जो है वो लैंड करते हैं, मतलब कि वो जंप करके हाई फ्लोर पे, मतलब कि हार्ड एक मजबूत, जैसे कि हम बोल सकते घर पे जो फर्श होता है या फिर टाइल्स वगैरह पे अगर वो जंप करते तो उनको हर्ट हिज फीट, उनके पैरों में चोट लग जाती. बिकॉज हिज फीट कम रेस्ट ऑलमोस्ट इंटेंसली, तो क्योंकि उनका जो है बहुत शॉर्ट टाइम में वो नीचे आ जाते हैं. लेकिन यहाँ पर जो है जो सैंड बिछी होती है या फिर जो फोम का यूज़ किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि उस टाइम को बढ़ा सके. जब उनके पैर नीचे पहुँचते हैं तब तक टाइम ज़्यादा हो जाता है और फिर वो नीचे आराम से जो है वो लैंड कर जाते हैं. ऑन अदर हैंड, दूसरी जगह, व्हेन लैंड ऑन सैंड हिज फीट पुश द सैंड फॉर सम डिस्टेंस. जब वो सैंड पर गिरते हैं, सैंड पर जो है जंप करते हैं, तो कुछ डिस्टेंस पे जाकर वो रुकते हैं. सो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है फीट जो होते हैं वो रेस्ट में आ जाते हैं, बढ़ जाता है उनका इंक्रीजनेस, और फोर्स जो एक्सर्टेड होता है वो डिक्रीज़ कर देता है, जिससे वो चोट से बच जाते हैं. ठीक है, समझ रहे हो बात को? टाइम को बढ़ाया, चोट से बच गए, है ना. उसके टाइम को बढ़ा दिया हम लोगों ने और फिर आराम से उस सैंड पे जाकर वो गिर जाते हैं, क्योंकि सैंड में क्या होते हैं, पैर फीट जो है हमारे धंसते हैं. ठीक है, इसी वजह से वहाँ पर टाइम इंक्रीज़ हो गया, तो वो एथलीट को चोट लगने का खतरा कम होता है. अगर ये बड़ी बड़ी टाइल्स या चट्टानों वगैरह पे वो कूदते हैं तो भाई उनको चोट चपेट ज़्यादा लगती है. ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर भी न्यूटन का सेकेंड लॉ हमारा काम कर रहा है. व्हेन ग्लास वेसल्स फॉल ऑन हार्ड फ्लोर, अगर एक ग्लास है शीशे का, उसको अगर हम ज़मीन पे फेंकें, नॉर्मल ज़मीन में, तो वो तुरंत टूट जाएगा. ठीक है, रिकॉर्ड हो जाएगा. लेकिन अगर उसको हम लोग क्या फेंकेंगे, कारपेट पे फेंकेंगे या फिर सैंड पे फेंकते हैं या फिर रेत पे फेंकते हैं, तो वो नहीं टूटता. क्यों नहीं टूटता? व्हेन अ ग्लास वेसल फॉल फ्रॉम हाइट ऑन अ हार्ड फ्लोर कम टू रेस्ट ऑलमोस्ट इंटेंसली, दैट इज़ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम टाइम में वो नीचे आ जाता है, एंड फ्लोर एक्सर्ट लार्ज फोर्स एंड वेसल्स एंड ब्रेक, वो वेसल्स टूट जाता है. बट इफ़ फॉल ऑन द कारपेट, अगर हम उसको कारपेट पे फेंकते हैं या फिर सैंड में, रेत में फेंकते हैं, तो टाइम ड्यूरेशन जो होता है वेसल्स का नीचे आने का वो थोड़ा बढ़ जाता है. अब इसके बढ़ जाने की वजह से जो फोर्स है जो लग रहा है वेसल्स पे, उसकी वजह फोर्स कम लगता है और वो ब्रेक नहीं होता, वो टूटता नहीं है. तो यही है हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ.
अब यहाँ पर कुछ आप लोग को न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊँगी, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल हम लोग लास्ट में देख लेंगे एक दो, फिर है आज से हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के थर्ड लॉ में क्या बताया था उन्होंने, न्यूटन ने जो है थर्ड लॉ में अपने कहा था कि टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि जब हम किसी बॉडी पर एक्शन करते हैं तो वो भी हमारे ऊपर रिएक्शन दिखाती है अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। क्या कहा हमने कि जब हम किसी बॉडी पर एक्शन करते हैं तो वो बॉडी, ठीक है, तो वो बॉडी, जिस बॉडी पर हम एक्शन कर रहे हैं वो बॉडी हमारे ऊपर रिएक्शन करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे क्या है, किसी ने आपको एक स्लैब खींच के मारा मुझ पे आपके, ठीक है, तो आप भी क्या करोगे, इसको तेज स्लैब खींच के मारोगे, तो आप उसने आपको एक्शन किया और आपने उसके ऊपर रिएक्शन किया, ठीक है। ऐसा करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। एग्जांपल कंसीडर कर लो कि कोई बुक जो है वो टेबल के ऊपर रखी है, तो जो बुक का वेट है, ठीक है, वो एक्ट कर रहा है वर्टिकली नीचे की तरफ, उसका बुक का वेट जो है वो एक्ट कर रहा है। अब उतना ही फोर्स उसके ऊपर भी लग रहा है, ठीक है, कि जो फोर्स जिस फोर्स से वो नीचे टिकी हुई है उतना ही फोर्स उसके ऊपर भी लग रहा है। अगर मतलब 100 न्यूटन यहाँ पे लग रहा है तो 100 न्यूटन ऊपर भी लग रहा है। इसी वजह से फोर्स जो है वो जो बुक है वहाँ पर टेबल पर रखी हुई है, यानी कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों वहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर आप लोग बात करो कि वाइल मूविंग ऑन ग्राउंड, जब हम ज़मीन पर जो है चलते हैं, ठीक है, एक्सर्ट अ फोर्स इन फीट, तो हमारी पैर क्या करती हैं, फोर्स लगाती है नीचे की तरफ, पुश करती है ग्राउंड बैकवर्ड, एंड जो ग्राउंड होता है वो भी हमारे ऊपर सेम मैग्नीट्यूड से फीट पर हमारे फॉरवर्ड क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करता है, जिससे हम लोग मूव फॉरवर्ड, जिसकी वजह से हम लोग मूव कर पाते हैं। एक्सप्लेनेशन इसका समझने की कोशिश करो कि पहला कहा गया एबव केसेस में कि ऑब्जर्व डैट देयर आर टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट थे और दो फोर्स काम कर रहे थे। फर्स्ट एग्जांपल, द वेट ऑफ बुक एक्टिंग ऑन द टेबल डाउनवर्ड इज़ द फोर्स एक्शन, जो बुक जो है फोर्स लगा रही है उसको हम लोग बोलेंगे एक्शन, और जो फोर्स जो है एक्सर्ट हो रहा है, टेबल लगा रहा है बुक पर, उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्शन। यहाँ पर दो फोर्स हैं, एक्शन और रिएक्शन, ठीक है। फिर दूसरे केस में क्या था हमारा, सेकंड केस में हम लोगों ने सेकंड एग्जांपल में देखा कि फोर्स एक्सर्टेड बाय फीट, जो फोर्स हमारे फीट के द्वारा लगाया गया है वो ग्राउंड पर, वो हमारा फोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है, हम वहाँ पर एक्शन कर रहे हैं। एंड फोर्स जो एक्सक्रीटेड किया जा रहा है ग्राउंड के द्वारा हमारी फीट पे, उसको बोलेंगे फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो न्यूटन के थर्ड लॉ ने यही कहा कि इन एन इंटरेक्शन ऑफ टू बॉडीज़, जब दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट करती हैं लाइक ए और बी, तो उनका मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन जो होता है, यानी उनका जो अप्लाइड किया गया फोर्स होता है डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में वो काम करता है ना। यहाँ पर देखो बेटा क्या दिया है नोट में, द एक्शन ऑफ रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन सेम बॉडी, एक्शन और रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी पर काम नहीं करेगा। एक्शन एक बॉडी पे हो रहा है तो रिएक्शन दूसरी बॉडी पे होगा, ऐसा नहीं कि एक्शन भी इसी पे हो रिएक्शन भी इसी पे हो, समझ रहे हो बात को, ठीक है। बट दे ऑलवेज एक्ट सिमल्टेनियसली ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, इज द फोर्स इंटरेक्शन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, लेकिन जो फोर्स काम करेगा वो हमेशा पेयर में काम करेगा, यानी एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्स पेयर में ही काम करेंगे, जब एक्शन होगा तभी रिएक्शन होगा, ओके। सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, लाइक चलो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ एक्शन ऑफ रिएक्शन, जैसे बुक ऑन टेबल, यहाँ पर देखो बुक रखी हुई है ना, बुक का देखो बेटा क्या एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पर जो है डब्ल्यू एक्शन लग रहा है, और यहाँ पर डब्ल्यू एक्शन लगा रही हमारी जो बुक लगा रही है, किस पे लगा रही है, टेबल पर, और यहाँ पर टेबल भी लगा रही है, उस पर फोर्स लगा रही है, वो रिएक्शन काम कर रहा है, यानी कि जो बुक लगा रही है वो एक्शन फोर्स है और जो टेबल लगा रही है बुक पर वो क्या है, रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। चलो अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल इसका फटाफट। पुशिंग अ वॉल, आपने कभी ट्राई किया है कि जब आप बॉल को ऐसे पुश करते हो तो आपको महसूस होगा कि बॉल भी आपको पुश कर रही है, होता है महसूस, नहीं? देखो, व्हेन यू एक्सर्ट अ फोर्स एक्शन, जब हम किसी दीवार पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारे पाम पे भी वो अगेंस्ट इट फोर्स अप्लाई करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, ठीक है। जब हम किसी दीवार को फोर्स लगाते हैं यानी बल से पूरा धकेलते हैं तो वो भी हमारे ऊपर उतना ही यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, है ना। अच्छा देखो, क्वेश्चन में आप लोग किस तरीके से आ सकता है कि जैसे कोई आपको टर्म दे दिया कि पुशिंग अ वॉल में क्या एक्शन फोर्स है क्या रिएक्शन फोर्स है, तो आपको लिखना पड़ेगा व्हेन यू एक्सर्ट अ फोर्स दैट इज एक्शन फोर्स, एंड फिर उसके बाद आप लिखोगे यू एक्सपीरियंस अ फोर्स रिएक्शन फोर्स, और जो फोर्स दीवार लगा रही है मेरे ऊपर वो क्या है, रिएक्शन फोर्स है। दूसरा है मोशन ऑफ बोट मूविंग अवे फ्रॉम द शोर। आप लोगों ने देखा है कि कभी आप लोग नाव पे यात्रा करते हो या फिर नाव पे आप लोगों ने सवारी की होगी, तो जब बोटमैन है वो जो है क्या करता है, पानी में उसको उतारना होता है नाव को, तो वो हल्का से किनारे पे उसको धक्का पुश करता है बाम्बू से, ठीक है।
तो वो क्या है, एक्शन फोर्स है जो उसके ऊपर लगा रहा है, जो नाव के ऊपर नाविक लगा रहा है उसको कहेंगे एक्शन फोर्स। अब किनारे पे जाने से पहले द शोर पुशेज द बोटमैन अवे विद द इक्वल अपोजिट फोर्स। अब वो जो शोर होता है, नदी के किनारे से बोट जो है वो थोड़ा सा पीछे आती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो क्या है, वो नाव जो फोर्स लगा रही है वो क्या है, रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक्शन रिएक्शन फोर्स। आप लोगों ने कभी ट्राई किया होगा नाव पे, आप लोग नाव से जब आप लोग उतरते होगे, तो जब आप नाव पे उतरते हो तो आपको लगता है आप तो फॉरवर्ड जाना चाहते हो, लेकिन नाव क्या कर रही है, बैकवर्ड जा रही है, यानी कि वो पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है, तो उसे भी एक्शन रिएक्शन फोर्स कह सकते हैं हम लोग। फोर्थ केस में है मोशन ऑफ बोट इन वाटर। ठीक है, ये वही मैंने जो आपको बताया वही चीज़ है कि अगर जब हम लोग बोट में, जैसे हम बोट से उतर रहे हैं, तो जब हम उतर रहे हैं तो हम एक्शन फोर्स कर रहे हैं, है ना, और जो बोट जो है वो पीछे की तरफ, हम तो फॉरवर्ड की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन बोट जो है वो पीछे की तरफ जाना चाहती है, तो उसे हम बोलेंगे रिएक्शन फोर्स। ठीक है, फिर है फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम अ गन। आप लोगों ने देखा होगा जो लोग गन का यूज़ करते हैं, बुलेट गन का यूज़ करते हैं, जब कोई वो अपने जो भी चलाता है बुलेट गन को, वो अपने आर्म को यानी कि अपने शोल्डर को बहुत ज़्यादा जो है वो टाइट रखता है। वो टाइट ना रखे तो उसको जर्क हो सकता है, चोट चपेट लग सकती है। देखो जब कोई मैन जो है वो बुलेट को गन का यूज़ करता है तो फोर्स एक्सर्टेड होता है बुलेट पे। जो फोर्स जो है हम लगा रहे हैं बुलेट पर, उसको स्ट्राइकर को दबाने के लिए जो फोर्स हम लगा रहे हैं तो वो एक्शन फोर्स है। और उसके बाद जब बुलेट से गोली निकलती है, गोली निकल गई, उसके बाद वो थोड़ा सा पीछे आती है, थोड़ा सा बैकवर्ड आती है, तो जो बैकवर्ड आई, जो हमें एक्सपीरियंस हुआ इक्वल रिकॉल का, उसको बोलेंगे रिएक्शन फोर्स। देखो यहाँ पर ये गन से गोली निकली और फिर वो थोड़ा सा पीछे आती है, तो यहाँ पे गन भी क्या कर रही है, रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है। तो उस समय अगर कोई भी जो बंदूक वगैरह या गन वगैरह चला रहा है तो उसने अपना हाथ टाइट नहीं रखा होगा तो उसको जर्क हो सकता है, चोट चपेट लग सकती है। ठीक है, रॉकेट मोशन में भी इसी तरीके का एग्जाम्पल है, मोशन ऑफ मैन एंड ग्राउंड का भी इसी का एग्जाम्पल है, कैचिंग मॉन में भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हैं, आप लोग जो रोज़मर्रा के दिनों में देखते हो। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया कि आप लोग को बस ये लर्न करना है कि भाई क्या होता है न्यूटन का थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। आप लोग ये लर्न कर लेना, छोटा सा है, और इसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को कोई भी 2 या 3 लर्न कर लेना, बंदूक वाला या तो ये वाला, और क्या नाम है, पुशिंग अ वॉल, ये लर्न कर लोगे, बहुत ईजी रहेगा। चलो अब देखते हैं ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने देखा है कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं बेटा, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्या होती हैं, हमारे अर्थ पर ही अट्रैक्ट होती हैं, यानी हमारे अर्थ जो है उसको अट्रैक्ट कर लेती है अपने तरफ। सो ईच मास पार्टिकल्स ऑफ यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर मास पार्टिकल। हमारे यूनिवर्स में जितने मास पार्टिकल हैं वो क्या करती है, यूनिवर्स हमारी जो होती है और उसकी मास पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेती है। जो फोर्स होता है अट्रैक्शन का वो 2 पार्टिकल्स के बीच काम करता है जिनके मासेस होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर से सुनिएगा, ईच मास पार्टिकल, हर मास पार्टिकल जो होता है, हर पार्टिकल का जो मास होता है यूनिवर्स उसको अट्रैक्ट कर लेती है। एंड ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है 2 पार्टिकल के बीच काम करता है, उनके मासेस के बीच काम करता है। जो फोर्स मासेस के बीच में काम करेगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अंडरस्टैंड। फिर देखो कि दिस फोर्स, ये फोर्स का नाम भी किसने दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। भाई जिसने न्यूटन के 3 लॉ बनाए थे इन्होंने ही बनाया था ग्रेविटेशनल लॉ भी, इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो इनके इस लॉ के अनुसार जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो 2 बॉडीज़ के बीच काम करता है या किसी 2 ऑब्जेक्ट के बीच काम करता है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मासेस मतलब मास को हम लोग m से शो करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस फोर्स एक्ट अलॉन्ग द ज्वाइनिंग द 2 पार्टिकल्स। मैं अभी आपको बताती हूँ, जैसे इन्होंने बताया, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं भाई, इन्होंने बताया क्या, देखो इन्होंने बताया कि जो पहले केस में इन्होंने क्या बताया कि जो इन पर लगने वाला 2 बॉडी पर लगने वाला फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होते हैं उनके मासेस के। अगर मान लिया 2 बॉडी का मास m1 m2 2 बॉडी पर लग रहा है तो मासेस भी 2 होंगे, ठीक है। ये F जो है उस पर लगने वाला फोर्स प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के, इसको प्रोपोर्शनल का साइन बोलते हैं, इसको इसी लगाते हैं। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/r²। अब जब मैं इस दोनों को जोड़ देंगे तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, F इक्वल टू यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। इसको पहले हम प्रोपोर्शनल ही रखते हैं, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा r²। और जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारा क्या लग जाता है, नियतांक यानी कि कांस्टेंट लग जाता है। तो यहाँ हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल नियतांक को हम लोग कैपिटल G से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा m1 m2 अपॉन में
r²। ठीक है, सो ये बताया था न्यूटन का, ये ग्रेविटेशन लॉ का इक्वेशन है। ठीक है, इस तरीके से पहले हम लोगों ने क्या किया, पहली बात उन्होंने बताई कि F जो लगने वाला फोर्स है किसी दो बॉडी पर, वो उनके मासेस के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। दो मासेस हैं, मान लो m1 m2 हैं। ठीक है, अब उनके द्वारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनकी दूरी के, इन्वर्सली मतलब उल्टा प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर r² ना करके 1/r² कर देंगे। अब जब इसका हम लोग इंटू कर देंगे तो m1 m2 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई करेंगे और r² नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो ग्रेविटेशनल नेतांक यहाँ पर कांस्टेंट आ गया g और m1 m2 अपॉन में r², इस तरीके से। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई। जहाँ पर g जो है वो कांस्टेंट है, जो प्रोपोर्शनल है, विच इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। याद रखना कि जो कैपिटल G है उसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा सेम रहती है सभी प्लेसेस पे। आप लोग कहीं भी चले जाओ वहाँ पर आपकी ग्रेविटेशनल वैल्यू जो होगी वो सेम रहेगी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होते हैं नेचर में पार्टिकल्स के। टेम्परेचर, मीडियम, इन सब पे कोई इनका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यूनिवर्सल कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप लोग को इसकी वैल्यू याद कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को वैल्यू दी गई है, यूनिट एंड वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ से हमें इसकी यूनिट निकालनी होगी तो हम लोग ईजिली निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो इक्वेशन है इसका यूज़ करके आप लोग को निकाला गया है। देखो यहाँ पर क्या लिया गया है कि यहाँ पे g हम यहाँ पे फोर्स की वैल्यू निकालने थे, यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको बराबर के इधर कर देते हैं। तो यहाँ पर g हो गया हमारा, f जो है हमारा इधर आ गया, जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा और जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा। तो f भी हमारा ऊपर है, ये देखो यहाँ इसको f को इधर भेज दिया, f इंटू r² और बटे में m1 इंटू m2। ठीक है, तो ऐसा यूनिट जो होता है ग्रेविटेशनल का निकालना है तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, और हमारा जो रेडियस होता है यानी जो दूरी होती है उसका मीटर² होता है। ठीक है, और मास 1 का किलोग्राम, मास 2 का भी किलोग्राम। तो पूरा इसका क्या बन जाएगा भाई, न्यूटन मीटर² किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका बन जाएगा क्या, SI यूनिट। जो वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल, ठीक है, ग्रेविटेशनल नेतांक की कांस्टेंट की, वो लगभग इतनी होती है, आप लोग को याद करनी पड़ेगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर² किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आप लोग को याद करनी होगी, इसमें तो कुछ भी नहीं आप लोग कर सकते हो। अब भाई देखो, अगर मैं बोलूँ कि कोई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g जो है वो न्यूमेरिकली इक्वल है उसके मैग्नीट्यूड के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, जहाँ पर दो मासेस जो होते हैं 1 किलोग्राम प्लेस्ड ओवर ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, मतलब उनकी दूरी 1 मीटर की गई है। तो फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ से समझो कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़, अगर यहाँ पर कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो बॉडी के बीच का, उनके मास m1 है जिसका मास 1 कितना दिया है 1 किलोग्राम, और m2 का मास कितना दिया है 1 किलोग्राम। केप्ट ऑन सेपरेशन, यहाँ पर r यानी दोनों के बीच की दूरी दी है मीटर में। ठीक है, 1 मीटर दी हुई है। तो यहाँ से हमें अगर फोर्स निकालना हो तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ठीक है, फोर्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा gm1 m2 इंटू अपॉन में r²। तो यहाँ पर हमें पता है कि हमने g की वैल्यू हमें उठा करके यहाँ पर रखनी है। g की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या देखी थी, ये वाली वैल्यू हम उठाकर यहाँ पर रख देंगे, है ना। और यहाँ पर हमें मास 1 मास 2 की वैल्यू भी दी है 1 इंटू 1, तो 1 हो जाएगी। और यहाँ पर r की वैल्यू भी 1 दी है तो 1 का स्क्वायर फॉर्मूले पे रख दिया। तो हमारा सॉल्व करने के बाद हमें कुछ मिलेगा इस तरीके से, क्योंकि भाई सब कुछ तो 1 ही 1 है, तो मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारा आंसर भी वही आ जाएगा, यानी कि फोर्स की वैल्यू जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू भी हमारी कितनी हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। ठीक है, ये आप लोग को याद करना है। चलो कि जो इंपॉर्टेंट बेटा मैं आप लोगों को वो बताती जा रही हूँ, आप लोग को ये वैल्यू याद कर लेनी है फोर्स की, आप लोग को ग्रेविटेशनल वैल्यू याद करनी चाहिए, है ना। चलो अब देखते हैं भाई, अब क्या है हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर अच्छा अर्थ का मास जो है, हमारी जो अर्थ है उसका मास इतना ज़्यादा है कि वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो अगर हमारा मास भी ज़्यादा होता, सोचो अगर हमारा मास बहुत ज़्यादा होता, अर्थ से भी ज़्यादा होता, तो क्या हम लोग भी हम लोग से भी सारी चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं, सब कुछ गिरता तो हम ही लोग के ऊपर आकर गिरता। हाँ बिल्कुल, अगर हमारा मास ज़्यादा होता तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता। ठीक है, जो फल था वो पेड़ पे नहीं गिर रहा होता, हमारे ऊपर गिर रहा होता, है ना। तो भाई यूनिवर्स में जिसका मास ज़्यादा होगा वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो अर्थ के कंपैरिजन में हम सभी का मास जो है बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, इसी वजह से जो भी चीज़ जो है गिरती है वो कहाँ पे आकर गिरती है, हमारे अर्थ सरफेस पे, ड्यू टू द ग्रेविटी। ये याद रखना।
अच्छा, आप लोग को मान वैल्यू आप लोग हमेशा रखते हो जी की, ग्रेविटेशनल वैल्यू रखते हो ना, क्या है ग्रेविटी 9.8 न्यूटन, जो लगभग अप्रॉक्सीमेटली ये 9.8 और अप्रॉक्सीमेटली है, और लगभग होता क्या है 10 मीटर पर सेकेंड होता है ना। तो न्यूटन के लॉ, चलो यहाँ पर देख लेते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमें देखना है कि ग्रेविटी के द्वारा फोर्स क्या निकाला गया है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखा गया है कि अर्थ अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट अराउंड इट, हर सारे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेती है अपने तरफ, अपने सेंटर पे। तो ठीक है, द फोर्स विच अर्थ अट्रैक्ट बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करती है किसी दूसरी बॉडी को, उसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब मान लो अगर फोर्स जो है ग्रेविटी का, बॉडी का मास जो है रख दिया सर, अर्थ सरफेस का मास मान लो कैपिटल एम है, ठीक है, और उसकी और एक बॉडी का मास है एम, जो जिसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अगर उन दोनों के बीच जो है रेडियस जो है वो है आर, और इक्वल फोर्स उनके बीच काम कर रहा है, तो अर्थ ऑफ एंड बॉडी के बीच, तो उसके द्वारा फोर्स कितना लगेगा, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर, जहाँ पर हमारा जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, हमारा कैपिटल एम जो है अर्थ का मास है, स्मॉल एम किसी बॉडी का मास है, आर स्क्वायर हमारे दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ का मास देखो क्या होता है, इतना मास होता है अर्थ का, ये आप लोग को याद कर लेना होगा। रेडियस का मास, जो रेडियस की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है, और किसी बॉडी का मास तो हमने 1 किलोग्राम मान लिया, तो इसको फाइंड करोगे तो लगभग आएगा हमारा 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करती है किसी बॉडी को, 1 किलोग्राम बॉडी को, तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूटन क्या होता है, 9 टूवर्ड्स द सेंटर 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि रिलेशनशिप क्या होता है बिटवीन द स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो जो रिलेशनशिप हमें निकालना है स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के बीच का, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी होने वाला है। आज हम लोगों ने न्यूटन के थर्ड लॉ को डिस्कस कर लिया है, फोर्स ऑफ ड्यू टू द ग्रेविटी को डिस्कस कर लिया है, मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट आपको क्या क्या लर्न करना है, बस वही लर्न करना है, पूरा सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको इतना, ठीक है, डिटेल में। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।